वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। देखिए, पता चल गया होगा सभी को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एडमिट कार्ड आ गया। जिनको पता नहीं चला है पता चल जाएगा आज नहीं तो कल। तो जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे यहाँ से करें कहीं से भी करें, खुद से करें। तो ऑलमोस्ट अपना जीएस जो है कंप्लीट होने की तरफ ही है। हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री थोड़ा बचा है, उसको कवर करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी भी एंड पर ही है। तो 542 टेस्ट है ये, और सी सेट के लिए प्रैक्टिस करते रहना। सी सेट की जो है 1 से 2 टेस्ट कम से कम डेली मिलेंगे आपको, क्योंकि उसमें जो है 66 मार्क्स लाने हैं 200 में से पास होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि 30 दिन की स्ट्रेटजी पूरे साल भर की होती है इसमें। अगर साल भर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट थे, सब्सक्राइबर थे, 5 से 6 डेली या 7,000 तक डेली टेस्ट को फॉलो किया है उन्होंने। तो उनके लिए यही है कि आप एक बार रिवीजन कर लो इसका। जितने भी टेस्ट कराएं, 500 से ऊपर टेस्ट हैं, 600 तक हो जाएंगे, तो उसे 3 बार रिवीजन कर लेना। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आएंगी याद, एक्सप्लेनेशन और ये सारे प्रश्न जो कराए हैं अगर वहाँ मिलेगा तो करेक्ट कर ले जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स खुद से भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। कोशिश करेंगे बाद के अंतिम दिनों में जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट लाया जाए बैक टू बैक रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम अपना चल रहा था। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था, इसका पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 में से कौन सा सही सुमेलित है। सूची 1 है, यह है सूची 2। सूची 1 में ताप्ती के सामने ब्रह्मगिरी की पहाड़ी श्रृंखला लिखा है, गोदावरी के सामने महाबलेश्वर लिखा है, कृष्णा के सामने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, कावेरी के सामने त्र्यंबकेश्वर लिखा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। तो जरा करिए करिए करिए। ताप्ती कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। एका हो जाएगा 3, एका क्या हो जाएगा 3। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो इसमें तो कोई भी सुमेलित नहीं है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। यह नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से निकलती है। यह नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करें कृष्णा की, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण भाग में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नर्मदा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई आगे चलकर धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं इस तरह की कि कहाँ कहाँ विस्तार है नदी द्रोणी का। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे बना है या पेरियार पे बना है? नर्मदा पर ही बना है। करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बताना है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गाज में से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात में है तथा इसके नदी द्रोणी का कुछ भाग जो है वो महाराष्ट्र में भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की, गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की, पूछ लेते हैं, कावेरी की, कृष्णा की, महानदी, इन सब की जो है ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। तो वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है क्या? पेनगंगा, मंजीरा, ये तो आपने सुना होगा। प्राणहिता गोदावरी की है या कावेरी की है? गोदावरी की है प्राणहिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की सभी। तो गोदावरी देखिए भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम
पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता, मंजीरा, पेनगंगा। इनको याद रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। बताइए, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा यूपीएससी, सीधे सीधे तो पूछेगा नहीं। देखिए, गोदावरी नदी जो है ना, वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सभी को पता होगा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये स्लोगन इनके याद रखिएगा, दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो डी है, उपरोक्त सभी मतलब दोनों के दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। तो देखिए, गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट है, वरना इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। महानदी, इंडिया का मैप तो याद होगा ना सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल है यहाँ पर। अब महाराष्ट्र में है इसका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, महानदी कोयल व शंख नदियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी द्रोणी के जो राज्य हैं वो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, डॉन उपर्युक्त में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बताइए, कौन कौन हैं कृष्णा की सहायक नदियां। मालप्रभा है, घाटप्रभा है, मंजीरा है, मूसी है, डॉन है, सारी की सारी हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, कृष्णा की मुख्य सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा, मूसी, डॉन आदि। और कृष्णा नदी का विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। मंजीरा गलती से नाम ले दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, यानी ऑक्सबो लेक। स्पिट तथा रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। क्या करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोकुल झील का निर्माण करती है या तटीय क्षेत्रों को काटकर गोकुल झील का निर्माण करती है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोकुल झील का निर्माण करती है, करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है। स्पिट तथा रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, सी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं। विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों को काटकर गोखुर मैदानी झील का निर्माण करती है। बात करें स्पिट तथा बार यानी रोधिका की, तो तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। ये लेगून होते हैं प्राकृतिक झील। अब देखिए, रोधिका, रोध तथा स्पिट जो इनकी बात करें तो सागरीय निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं ये। इनके निर्माण में वेलांचली प्रवाह का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि ये निक्षेपित स्थल रूप देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। रोधिका समुद्र तट के समानांतर लहरों और धाराओं द्वारा निक्षेपित बजरी और बालू का बांध या कटक है। देखिए, इस तरह से डिजाइन ये है स्थल, और ये जो संरचना ऐसे आ रही है इसको बोलते हैं स्पिट। और ये जो एरिया है ये है अपतट रोधिकाएँ, और यह है बार या रोधिका। इसका एक पॉइंट निकाल के दिखाया। बात करें रोध की, तो देखिए, रोध रोधिका का ही एक रूप है, किंतु इसमें जो है इनमें अंतर यह है कि रोधिका या तो जल के नीचे रहती है या फिर उच्च ज्वार के समय अवश्य डूब जाती है, परंतु रोध ऊंचा होने के कारण जल से ऊपर ही रहता है
रोध के उत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी घाट पर मिलते हैं। बात करें स्पिट की, तो जब मलबा का निक्षेप इस रूप में होता है कि रोधिका का एक छोर जल की ओर निकला हो, दूसरा छोर शीर्ष स्थल से जुड़ा हो, तो उसे स्पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। अब निष्कर्ष अगर इन तीनों का निकालोगे तो रोधिका, रोध और स्पिट तीनों ही निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन स्थिति और आकृति में अंतर के कारण इनको अलग अलग नाम से जो है उल्लेखित किया जाता है। तो इस तरह की संरचनाएं देखी होंगी आपने। मान लीजिए स्थल है और इधर ये समुद्र मानिए इसको नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है? चिल्का झील, अष्टमुडी झील, पुलिकट और पेरियार। बताइए कौन कौन लैगून है इसमें। देखिए यहाँ चिल्का लैगून है, ब्रैकिस वाटर लैगून है, खारे पानी की झील है, न केवल भारत की बल्कि एशिया की, विश्व की नहीं है, वो कैस्पियन सागर है। अष्टमुडी केरला की लैगून है, पुलिकट तमिलनाडु की लैगून है, लेकिन पेरियार जो है वो कृत्रिम झील है एक, और यह अपना जल प्राप्त करती है पेरियार नदी से। तो फोर्थ को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो देखिए स्पिट तथा वार यानी रोधिका के द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं चिल्का झील उड़ीसा की, पुलिकट झील तमिलनाडु की तथा अष्टमुडी केरल की। पेरियार झील की बात करें तो एक कृत्रिम झील है, यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। स्टेट कौन सा लगेगा भाई? केरल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं? वुलर झील, डल झील, नैनीताल झील, लोकटक, बड़ा पानी। बताइए। देखिए जम्मू कश्मीर की वुलर, डल, नैनीताल की, उत्तराखंड की नैनीताल झील मीठे पानी की झीलें हैं। लोकटक मणिपुर की मीठे पानी की झील है। बड़ा पानी भी मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी डी है आंसर। भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये झीलें तब बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग जो है वो बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की बुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील भीमताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, लोकटक मणिपुर तथा बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ी सुंदर है नैनीताल झील, कभी जाइएगा उत्तराखंड देख कर आना। और भीमताल भी उत्तराखंड में ही है, नैनीताल के पास में है, 10 से 12 किलोमीटर का अंतर है बस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। झीलें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती? झीलें बाढ़ को रोकती हैं। झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। झीलें ज्वारीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। एक स्टेटमेंट पॉजिटिविटी से भरा है और करेक्ट है, तो सारे के सारे कार्य करती हैं। अब हमको पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करती, तो ये तो सारे के सारे कार्य करती हैं, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए झीलों के संदर्भ में ऊपर दिए गए सभी कथन जो है वो सत्य हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है, क्योंकि गहरी होती है ना, पानी सोख लेती है उतना। जो पानी गांव में घुसेगा उसको तो सोख लेगी ना ये, क्योंकि नीचे से जो है कुछ झीलें समुद्र में भी मिलती हैं। अब देखिए, और जो है जो भूमि का जल है उसको नीचे कर देती हैं वो। तो देखिए सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। और कभी कभी झील क्या करती है? मछली वाली स्मेल भी
अनुभव कराती है। जैसे नैनीताल झील है ना, नैनीताल घूमना जाओगे तो नैनीताल की जो झील है, जब बारिश पड़ती है वहाँ पर तो जो माल रोड है वहाँ का, जो झील के चारों तरफ का माल रोड है, मछली वाली स्मेल भी आती है वहाँ पर। लेकिन वो कभी कभी आती है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से, और हर झील में आती है। तो चलिए वो आप महसूस कर लेना। पर्यटन जब जाओगे कहीं पर, किसी भी झील में, बुलर हो, लोकटक हो, या नैनीताल का भीमताल, या खुद नैनीताल की नैनी झील। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। एडमिट कार्ड आ चुका है, जिनको एग्ज़ाम देना है 30 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। 24 घंटे होते हैं, कम सोना और अधिक पढ़ना। चलिए, धन्यवाद।